बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएस नर्सिंग सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है। हमारे पास टोटल 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास एयर के टॉपिक पर हैं, जिनमें हम थ्रू आउट द लेक्चर जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हम क्लियर करेंगे। तो एयर की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास जो है एक ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, यानी कि कानों के ज़रिए हम सुनते हैं। जो हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स है, जिनको मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था अपने एक वीडियो में, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा मैं क्रेनियल नर्व्स पर एक डिटेल लेक्चर भी अपलोड करूँगी। तो ये जो एयर है, इसको हमारे पास 8 क्रेनियल नर्व जो है वो इसको सप्लाई करता है, जिसका नाम है वेस्टिबियो कोक्लर नर्व। तो ये जो है उसको सप्लाई करता है, तो इसी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, जो कि हमारे पास एयर्स हैं। एयर्स जो हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए दो मेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक तो है हमारे पास हेयरिंग, यानी कि कानों के ज़रिए हम सुनते हैं। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास है बैलेंस का, यानी कि ये हमारे बॉडी का बैलेंस बरकरार रखता है। अगर हमारी जो है एयर्स का बैलेंस जो है वो अगर अनकंट्रोल हो जाए, वो इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। एयर के स्ट्रक्चर ऑरिकल या पिन्ना भी हम इसको कहते हैं, जो आउटर स्ट्रक्चर है, आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा जितना भी एयर का स्ट्रक्चर है वो टेम्पोरल बोन के अंडर आता है। टेम्पोरल बोन स्केलेटल सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि हमारे पास एयर के ऊपर होता है। तो एयर के एक ऑरिकल जो कि आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा बाकी का एयर जितना जितना एयर का स्ट्रक्चर है इनर साइड की तरफ, वो टेम्पोरल बोन के अंडर आता है, यानी कि उसके अंदर इनकेस्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ एयर की हम बात करें तो ये हमारे पास 3 रीजन में डिवाइडेड है: आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर जो है वो एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर टिम्पैनिक कैविटी है इसके अंदर, इनर यानी कि हमारे पास इंटरनल एयर। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है एयर का, जो कि इसमें से जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल एयर। उसके बाद ये जो ब्लू है ये मिडल एयर है, एंड जो ऑरेंज कलर का है तो ये हमारे पास है इंटरनल एयर। अब हम इस एक एक एयर को जो है ना वो अलग अलग पढ़ेंगे कि ये जो है क्या फंक्शन कर परफॉर्म करता है और इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो आता है हमारे पास आउटर एयर। आउटर एयर बेसिकली जो है ऑरिकल, लोब्यूल और ऑडिटरी कैनाल से मिलकर बना हुआ होता है। ऑरिकल, अगर आप अपने कानों को हाथ लगाएं तो जो आपको कर्व सा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन से इन्वर्ट हुआ हुआ नज़र आता है, तो वो सारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ऑरिकल कहलाता है। लोब्यूल जो कि हमारे पास एयर लॉब होता है। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझाऊं तो यहाँ से जो एयर से जो ये एक्सपेंड हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास ऑरिकल होता है, पिन्ना होता है। फिर इसके अंदर का जो ये डिज़ाइन सा बना हुआ है, इसको फिर हम कहते हैं हेलिक्स। फिर जो ऊपर से आता है हेलिक्स है, फिर नीचे एंटी हेलिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये तमाम फिर उसके अंदर के स्ट्रक्चर हैं। लेकिन ये जितना भी ये जो कर्व सा पार्ट है, तो ये हमारे पास ऑरिकल यानी कि पिन्ना कहलाता है, और ये जो है ये हमारे पास है एयर लोब्यूल कहलाता है, एंड ये जो है हमारे पास ऑडिटरी कैनाल कहलाता है। जो आउटर एयर है उसका फंक्शन ये है कि ये बाहर से जो है साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है, एंड देन उसको एयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर आप लोग सिंपल ये कहें कि ये साउंड एनर्जी को कलेक्ट करेगा आउटर एयर और ये इसको मिडल एयर तक ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ऑरिकल पिन्ना यानी कि जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, इसके अंदर जो है बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज होता है, जो कि स्किन के अंदर कवर होता है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट आउटरीच है हेलिक्स का। हेलिक्स जो है वो इसके अंदर का स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये जो सिंपल बाहर का स्ट्रक्चर जो शेप है वो हमारे पास जो है वो ऑरिकल यानी कि इसको हम पिन्ना कहते हैं। और ये जो इसके अंदर जो कर्व होते हैं, इसी के टाइप का जो कर्व इसके साथ आया हुआ है, तो ये जो है ये हमारे पास होते हैं जो हेलिक्स होते हैं। उसके बाद फिर ये हेलिक्स है, देन वो जब नीचे आता है तो फिर वो एंटी हेलिक्स हो जाता है। तो ये तमाम जो है ऑरिकल और पिन्ना है। लोब्यूल एयर लोब
है जो कि मैंने आपको सॉफ्ट पार्ट बताया जो कि बिल्कुल विजिबल होता है, आप उसको टच भी कर सकते हैं। और इसी फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज जो ऑरिकल में होता है, इसकी वजह से ही आप एयर को जो है ना वो मरोड़ सकते हैं, आप उसको कर्व कर सकते हैं, उसको आप खींच सकते हैं। ठीक है, एयर लोब जो है इसकी खासियत यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है नर्व्स पाई जाती हैं, यानी कि इसको जो ब्लड सप्लाई है ये रिचली सप्लाइड होते हैं। ये इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इनके अंदर फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यूज भी होते हैं, और साथ साथ जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ ऑरिकल की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं। इनको आप जो है वो इनकी इलास्टिसिटी भी बहुत होती है, इनको आप खींच भी सकते हैं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास ऑडिटरी कैनाल। ये एस शेप ट्यूब होती है जो कि मैंने आपके पिछले डायग्राम में आपको दिखाया है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। ये ऑरिकल से एक्सटेंड होकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, जो कि हमारे पास एयर ड्रम है और हमारे पास मिडल एयर का वो हिस्सा है। ये स्किन के साथ ही कंटिन्यूज होती है, यानी कि जो है ये हमारे पास इसी स्किन के साथ ही कंटिन्यूज होकर ऑरिकल से जो है ऑरिकल और हेलिक्स के स्ट्रक्चर से ये ओरिजिनेट होती है एंड देन इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये पहुंचती है, और यहाँ से जो है वो मिडल एयर का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मिडल एयर एक इरेगुलर शेप्ड यानी कि 2 से 3 मिलीमीटर तक वाइड एक एयर फिल्ड कैविटी, कैविटी का लफ्ज जहां पर भी आएगा तो उसका मतलब होगा खाली जगह। तो ये एक कैविटी होती है इरेगुलर शेप्ड की, जिसके अंदर जो है 3 बोन्स होते हैं और 2 मसल्स होते हैं। बेसिकली जितना भी मिडल एयर का स्ट्रक्चर है और जितने भी उसका फंक्शन है वो यही 3 बोन्स और ये 2 मसल्स जो हैं वो संभालते हैं। अगर हम मिडल एयर के लोकेशन की बात करें तो इसका जो लेटरल वॉल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ है, इसका रूफ एंड फ्लोर टेम्पोरल बोन की तरफ है, पोस्टीरियर वॉल पे ये मास्टॉइड एंट्रम मास्टॉइड प्रोसेस की तरफ ओपन होता है, एंड देन मीडियल वॉल जो है वो इसका इनर एयर के तरफ होगा, जो कि ओवल एंड राउंड विंडो है। ये इनर एयर का हिस्सा है, तो ये इसका जो मीडियल वॉल है वो इनर एयर, यानी कि आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा होगा कि ये जो होते हैं ये जो एयर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर में मौजूद है, यानी कि ये सीक्वेंस है, पहले आउटर आता है, आउटर रीजन जहां पर ख़त्म होता है मिडल रीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर मिडल रीजन जहां पर ख़त्म होता है तो वहां पर इनर रीजन जो है वो शामिल हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ आपको ऑडिटरी कैनाल के बारे में जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई थी कि इसमें जो है ना वो हमारे पास सिम्यूमिनस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को एयर के अंदर जो है वो आने से रोकते हैं। अगर ये ग्लैंड्स और ये हेयर फॉलिकल्स ना होते तो कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे कानों के अंदर घुस सकता था बहुत आसानी के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे कान के अंदर हमारे ऑडिटरी कैनाल में जो है वो ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स रखे हुए हैं। ये बेसिकली क्या क्या करते हैं कि ये एक तरह का स्टिकी मटेरियल, यानी कि जिस तरह के आपने शहद देखी होगी, हनी जो है, तो उसी तरह का एक स्टिकी सा मटेरियल होता है चिपकने वाला। तो ये जो है ये जो सिरोमिनस ग्लैंड्स है सिरोमिन की शक्ल में वो स्टिकी मटेरियल जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि बेसिकली एयर को जो है इन फॉरेन मटेरियल से जो है ना वो महफूज रखता है। अच्छा, हम उसी तरह मिडल एयर के टॉपिक पर दोबारा आ जाते हैं। मिडल एयर जो है वो 3 बोन्स और 2 मसल्स पर काम करता है। वो 3 बोन्स इनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकल कहते हैं स्मॉल बोन्स एंड ऑडिटरी यानी कि एयर के स्मॉल बोन्स। तो ये ऑडिटरी ऑसिकल जो हैं ये हमारे पास 3 होते हैं, जिनको हमने उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको हमने नाम दिया है, जिस तरह मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मेलियस हैमर की शेप का है, इनकस एनविल की शेप का है एंड स्टेप्स स्टिरअप की शेप का होता है। हमारे पास 2 मसल्स हैं जो कि स्टेपिडियस, ये जो है स्टाप्स को यानी कि जो स्टाप्स बोन है, थर्ड बोन ऑफ ऑडिटरी वेसिकल्स जो हैं इसको कैविटी के पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच रखता है। दूसरा मसल है टेंसर टिम्पैनी, जो कि मेलियस को जो है ना वो कैविटी के साथ अटैच करेगा। इसके अलावा मिडल एयर में हमारे पास जो है एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब, एस्टोशियन ट्यूब या फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। ये अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम याद है जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था, तो उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी जो है हमारे पास ये एस्टोशियन ट्यूब हमने फेरिंग्स के टॉपिक में पढ़ा था। तो ये बेसिकली
बेसिकली क्या करता है कि ये मिडल एयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, ताकि जो है मिडल एयर को एयर की सप्लाई मिल सके, यानी उसको हवा आ सके, और इसी के बेस पर इनका जो एयर प्रेशर होगा वो मेंटेन रहेगा। ये हमारे पास वो बोन्स हैं जो है अब जो आने वाली साउंड है आउटर एयर से जो मिडल एयर तक साउंड जो है वो ट्रांसमिट होकर आई है। अब ये बोन्स जो हैं ये क्या करेंगे कि अब ये इनका काम क्या होगा कि अब ये साउंड को जो है ना आगे मजीद प्रोसीड करेंगे इनर एयर की तरफ। तो ये काम कैसे करेंगे कि पहला जो है वो हमारे पास साउंड का पहला इंटरेक्शन आएगा मिलियस के साथ, जिसकी शेप हैमर जैसी है। तो जब ये जो है ये इसको जो साउंड रिसीव होगा, फर्स्ट बोन आता है, तो ये अपना साउंड जो है वो इनकस को जो है ना वो ट्रांसमिट कर देगा। इनकस जो है वो इस साउंड को जो है वो स्टेप्स बोन की तरफ जो है वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। एंड लास्ट में जो स्टेप्स बोन है वो क्या करेंगे, वो इस साउंड एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इसका मेन रीज़न ये होगा कि हमारे पास अब यहाँ तक मिडल एयर जो है वो एंड होगा, क्योंकि मसल्स जो है वो अटैचमेंट का काम करते हैं। मेन काम बोन्स का होता है, जिन्होंने ट्रांसमिट भी करना है एक दूसरे को एंड देन उसको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म भी करना है। ये क्यों? क्योंकि आगे जब ये साउंड जो है वो इनर एयर तक जाएगी तो वो आगे इसकी मजीद प्रोसेस्ड करेगा, और हमारे पास जो ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग एंड ऑर्गन ऑफ बैलेंस है वो हमारे पास इनर एयर में मौजूद है। इसीलिए मिडल एयर ने जो है वो इस साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। स्टोशियन ट्यूब की बात जो है ना वो मैंने स्लाइड में भी आप लोगों के लिए डिफाइन कर दी है कि ये एक नैरो सी ट्यूब होती है जो कि मिडल एयर को जो है ना नोज एंड थ्रोट के बैक पर कनेक्ट करेगी, यानी कि सिंपल सी बात के फेरिंग्स के साथ उसको अटैच करेगी। ये स्वेल्विंग जब होती है फूड की तो उसमें स्टोशियन ट्यूब ओपन हो जाता है और एयर जो है वो रश इनटू द मिडल एयर जो है वो पहुंच जाती है, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपने दोनों साइड, यानी कि हमारे दोनों कान हैं तो दोनों कान के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एयर प्रेशर जो है ना वो सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक कान में आवाज़ तेज़ आती है दूसरे कान में आवाज़ कम आती है, हमारे पास दोनों कानों में सेम तरह की आवाज़ आती है। तो ये बेसिकली इस एयर प्रेशर के मेंटेन रहने की वजह से होता है। अच्छा, अब ये दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, यानी कि आउटर और इनर मिडल एयर सॉरी। तो अब हमारे पास वो जो आवाज़ थी, वो जो साउंड एनर्जी थी, वो मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में अब आगे आएगी इनर एयर की तरफ। इनर एयर के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बोनी लिब्रिंथ और एक मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। लिब्रिंथ जो है इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है जो इनर एयर है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स पर जो है ना वो बेस रखता है, जिसकी शेप जो है वो मेज़ की तरह होती है। तो ये मेज़ जो है इस वजह से फिर इसको लिब्रिंथ का नाम भी देते हैं। तो हमारे जो इनर एयर है उसके दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक बोनी लिब्रिंथ और एक मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। ये दोनों क्या होते हैं? ये बेसिकली टेम्पोरल बोन के अंदर ही एक कैविटी होती है। एक तो हमने ये बात पहले क्लियर कर ली कि सिर्फ ऑरिकल पिन्ना के अलावा जितना भी बोन्स का जितना भी एयर का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास टेम्पोरल बोन के अंडर आता है। इस बोनी लिब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ इनको जो है ना वो हम जो है 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बोनी एंड मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ तो इनर एयर का दूसरा नाम हो गया, ठीक है, वो तो आपको लोग क्लियर हो गया। लेकिन अब ये बोनी एंड मेम्ब्रेनस का क्या मतलब होता है? बोनी जो है वो आप लोग इसकी मिसाल जो है ना एक बॉटल की तरह ले लें कि आपने जो है एक बड़ी बॉटल ली है और उस बॉटल के अंदर जो है ना वो आपने एक छोटी बॉटल को जो है ना वो उसके अंदर जो है वो आपने उसके अंदर घुसा दिया है, ठीक है। तो अब वो जो बड़ी बॉटल है और उसके अंदर जो है वो छोटी बोतल है और उसके अंदर आप लोग जो है ना कोई भी मटेरियल जो है ना वो उसके अंदर डाल दें। फॉर एग्जांपल कोई भी पानी उसके अंदर जो है ना वो डाल दें। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, यानी कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपको समझ आनी चाहिए कि जब आपसे कोई पूछे कि इनर एयर के स्ट्रक्चर बोनी लिब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस को डिफाइन करो तो आपको उसके अंदर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो जो आपने एक बड़ी बोतल उसके अंदर आपने एक छोटी बोतल रख दी है और उसके अंदर आपने जो है ना कोई भी मटेरियल उसके अंदर डाल दिया है। तो ये जो बड़ी बोतल है इसकी मिसाल जो है वो बोनी लिब्रिंथ की है, और ये जो छोटी बोतल आपने उसी बड़ी बोतल के अंदर जो है ना वो रखी है तो वो आपका मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ हो गया। और उसके अंदर जो मटेरियल है तो वो तमाम वो ऑर्गन्स होंगे जो कि इनर एयर का हिस्सा हैं। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको बोनी एंड मेम्ब्रेनस दोनों का जो है ना
वो समझ आ सके। बेसिकली बोनी एंड मेम्ब्रेनस, ये जो मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन होता है ये बोनी लिब्रेनिन के अंदर ही होता है, एंड देन उसके बाद जो है बाकी के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इन दोनों कैविटीज को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, जो कि बेसिकली जो है आर्ट्रिकल एंड सिक्यूल, ये दोनों वेस्टिब्यूल के हिस्से हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये इनर एयर का स्ट्रक्चर है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में जो हम इनर एयर को बार बार डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप गौर करेंगे तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जो है हमारे पास ये स्नेल टाइप होती है, ये होती है कोक्लिया। देन उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल जिसके दोनों हिस्से हैं, ये जो एट्रिकल एंड सिक्यूल ये वेस्टिब्यूल के हिस्से होते हैं, एंड देन ये जो आपको राउंडेड कैनाल से नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ये इंटीरियर साइड पे जो कि बिल्कुल आगे की तरफ होंगे ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, और ये हमारे पास जो हैं वो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इनर एयर का स्ट्रक्चर है। अभी बोनी लिब्रेनिन एंड मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन ये तो मैंने आप लोगों को जो है ना वो पहले ही समझा दिया है। तो ये बोनी लिब्रेनिन बेसिकली टेम्पोरल बोन के अंदर लाई करता है, और इसकी जो ये कवरिंग होती है वो पेरियोस्टियम, जो कि बोन को जो है ना वो कवर करता है। बोन की मेम्ब्रेन पेरियोस्टियम है जो कि इस इनर एयर के स्ट्रक्चर को भी जो है ना वो मेम्ब्रेन कवर कर रखती है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेनस है ये बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ही होते हैं। अब इस स्लाइड का मेन मकसद ये है कि आपको ये बात समझाई जाए कि ये जो बोनी लिब्रेनिन है ये मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन बोनी लिब्रेनिन के अंदर ही होता है। बोनी लिब्रेनिन बड़ा होता है और मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन जो है वो हमारे पास जो है वो उससे थोड़ा सा जो है ना वो कम साइज का होता है, यानी कि शेप उनकी सही रहती है, थोड़ा सा साइज में आता है ताकि वो उसके अंदर जो है वो फिट हो सके, जिस तरह एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है। दोनों मेम्ब्रेनिन में हमारे पास जो है ना वो वाटरी फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी मूवमेंट होनी होगी, तो इस वजह से वाटरी फ्लूइड है। बोनी लिब्रेनिन के फ्लूइड को हम पेरीलिम्फ कहते हैं, एंड मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन के अंदर का जो फ्लूइड है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। यानी कि एक ट्यूब है उसके अंदर जो है दूसरा ट्यूब है, लेकिन उसके जो है ना उस ट्यूब के अंदर जब वो हम दूसरा ट्यूब जब लगा रहे थे तो उसके अंदर का जो फ्लूइड था वो पेरीलिम्फ कहलाएगा। फिर उसके अंदर दूसरी ट्यूब हमने डाली और उसके अंदर का जो दूसरी ट्यूब का फ्लूइड है वो हमारे पास एंडोलिम्फ कहलाएगा। सही है। तो यहाँ पर जो है यही दोबारा से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अब हम इस एक एक स्ट्रक्चर को जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इनर एयर का जो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो होगा वेस्टिब्यूल। यानी कि जब आप डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में आपको ये शो होता है कि मिडल एयर के बाद जो है वो कोक्लिया इसका जो है ना वो फर्स्ट, लेकिन जो है जब मिडल एयर जो है वो इनर एयर यानी मिडल एयर जब ख़त्म हो जाती है इनर एयर स्टार्ट होती है, तो उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो वेस्टिब्यूल के साथ होता है। ये वेस्टिब्यूल बेसिकली बोनी लिब्रेनिन का जो है ना वो सेंट्रल पार्ट है। ये जो है ना मिडल एयर को ओवल विंडो के थ्रू इनर एयर से सेपरेट करता है। यानी कि ये ओवल विंडो जो है वो मिडल और इनर एयर के दरमियान में है, तो ये इस ओवल विंडो के थ्रू जो है वो मिडल को और एयर इनर को जो है ना वो अलहदा रखता है। ये बेसिकली दोनों तरफ काम करता है। आगे से ये कोक्लिया के साथ इंटीरियर, यानी कि जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि एयर का स्ट्रक्चर देखने से आपको यही मालूम होगा कि मिडल के बाद जो है इनर का फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कोक्लिया होता है। लेकिन वेस्टिब्यूल बेसिकली इंटीरियरली कोक्लिया के साथ भी कम्युनिकेट करता है, एंड पोस्टीरियरली जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ वो कम्युनिकेट करता है। तो ये तो हो गया बोनी लिब्रेनिन यानी कि वेस्टिब्यूल जो कि बोनी लिब्रेनिन का हिस्सा है। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर भी हमारे पास जो है वो इसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन, जैसे कि हमने बात पहले क्लियर कर दी कि मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो इसके जो दो स्ट्रक्चर यानी कि सिक्यूल एंड आर्ट्रिकल, ये हमारे पास दोनों वेस्टिब्यूल के हिस्से होते हैं। इन दोनों के भी बहुत से काम हैं जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर जो है वो इनकी लोकेशन है, जिसमें से पहला काम जो है पहला या स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सिक्यूल का है, जो कि बेसिकली हमारे पास मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हेड को जो है ना ये डिटेक्ट करता है। यानी कि जो हम ऊपर देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं,
या जो है वो हम जंप कर सकते हैं, या जो है हम अपने शोल्डर्स को अपवर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल रखता है। इसके अलावा ये बैलेंस में भी अपना किरदार अदा करेगा। अब ये क्यों इस तरह का काम करते हैं? क्योंकि वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट करता है कोक्लिया के साथ, जो कि बेसिकली हेयरिंग ऑर्गन है, और पोस्टीरियरली वो सेमी सर्कुलर केनाल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, जो कि बेसिकली बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो दोनों काम हैं ये अपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बेस पर करता है, जो कि हैं सेक्यूल एंड ऑर्ट्रिकल। इसके अलावा जो है हमारे पास सेक्यूल की अगर हम ऑर्ट्रिकल की अगर हम बात करें, तो ये हेड की हॉरिजेंटल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब हम जिस तरीके से आगे जाते हैं या पीछे आते हैं या साइड बाय साइड देखते हैं, इसके अलावा जो है ऑर्ट्रिकल एंड सिक्यूल दोनों में जो है बैलेंस का काम भी करता है। इसके अलावा जो है ये हेड की पोजीशन को भी जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जब हम लेटे हुए होते हैं तो अब ये हेड की पोजीशन को भी कंट्रोल में रखता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेसिकली वेस्टिब्यूल के लिए अपना काम करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यानी कि ये जो है हम ये वेस्टिब्यूल का हो गया। उसके बाद ये सिक्यूल है और ये आर्ट्रिकल है जो कि वेस्टिब्यूल के लिए काम कर रहे हैं। अब सिक्यूल का अगर आप लोग देखें तो इसका जो रुझान है वो ज़्यादातर हेयरिंग की साइड पर है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो सिक्यूल है वो वर्टिकल मूवमेंट्स को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन साथ साथ इसका ताल्लुक बैलेंस के साथ भी है और हेयरिंग के साथ भी इसका ज़्यादातर ताल्लुक है। इसके अलावा अब ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास तीन छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। तो ये बेसिकली बैलेंस का काम करता है। जब आप अपने हेड को जो है ना वो एक इधर उधर ले जाते हैं या आप जो है गोल गोल चक्कर खाते हैं, उसमें जो है आपका जो फ्लूइड होता है वो स्लॉश कर जाता है, यानी कि वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो इस वजह से जब आप बहुत ज़्यादा गोल गोल चक्कर लेते हैं, उसकी वजह से आपकी जो हेड की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनकी वजह से जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर का जो फ्लूइड है वो हिल जाता है या वो स्लॉश कर जाता है। तो इस वजह से जो है वो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस होता है। तो ये जब ये फ्लूइड जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पास वो जो बॉडी का बैलेंस होगा वो बरकरार रहेगा। साथ साथ इस कैनाल्स के अंदर हमारे पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब हेयर्स का ताल्लुक जहाँ पर भी आएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि एनाटॉमी में आप जहाँ पर भी हेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनका काम बेसिकली या मूवमेंट होगा या कैचिंग द बैक्टीरिया होगा। तो हेयर्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं या चाहे हमारे बॉडी के ऊपर हैं। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो छोटे छोटे हेयर हैं, तो ये बेसिकली वो जो फ्लूइड है वो जो इनके अंदर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो ये उस मूवमेंट में जो है वो उनकी मदद करते हैं। ये हमारे पास जो है इनर एयर का वो स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ये है वेस्टिब्यूल और ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये तमाम जो है वो बैलेंस में इन्वॉल्व हैं, और ये जो कोक्लिया है ये हमारे पास हेयरिंग में इन्वॉल्व हैं। कोक्लिया क्या है? ये हमारे पास एक स्पाइरल या स्नेल शेप्ड कैविटी होती है जिसके अंदर जो है वो फ्लूइड पड़ा होता है। ये बेसिकली हेयरिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, जो कि ऑडिटरी ट्रांसडक्शन में जो है ना वो प्रोसेस अदा करता है। ट्रांसडक्शन इसमें क्यों होती है? क्योंकि यहीं पर जो है वो साउंड जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इनर एयर तक पहुंचती है मिडल एयर से। तो ये इस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग में आती हैं। फिर यहाँ से जो है ना ये ये जो है ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है, और वहाँ से जो है ना फिर हमें वो जो साउंड होती है वो हमें कॉम्प्रिहेंड हो जाती है, यानी कि वो हमें समझ आ जाती है। तो कोक्लिया हमारे पास मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अंदर जो है वो तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक स्केला वेस्टिबुलाई और एक स्केला मीडिया और एक स्केला टिम्पैनी। तो ये बेसिकली जो है इनके अंदर अब तीन लेयर्स हैं, तो इनके अंदर दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे। यानी कि जो है ये जो है हमारे पास जो है कोक्लिया है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली इसका वेस्टिबुलाई है, यानी कि जो है अगर आपको मैं इस डायग्राम में समझाऊं तो ये बेसिकली जो है वो कोक्लिया का ये वाला पोर्शन है जो कि इस वेस्टिब्यूल के साथ कनेक्ट होता है। और ये कोक्लिया का जो है ना वो फर्स्ट
पार्ट है हमारे पास। फिर दरमियान वाला जो मिडल रीजन है उसको हम कहते हैं स्केला मीडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारे पास मेम्ब्रेन है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी लेयर के दरमियान में हमारे पास कोक्लिया की पहली और दूसरी लेयर के दरमियान रीजनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये स्केला मीडिया और ये जो है हमारे पास स्केला टिम्पैनी, इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब इस जो मैंने आपको कहा है कि ये स्केला मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर जो है वो हमारे पास आता है ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि बेसिकली जो है एपिथेलियम, एक थिक एपिथेलियम सी होती है। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है, जो कि एक थिक एपिथेलियम सी है, एक टुकड़ा सा है, एक सख्त सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है। अब ये जो है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आने वाली वाइब्रेशंस हैं, जो कि मिडल एयर से जो है मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में, वाइब्रेशन की शक्ल में जब वो इनर एयर तक पहुंची, उसके बाद वो कोक्लिया तक पहुंची, तो कोक्लिया के मिडल पार्ट कंपार्टमेंट में यानी कि स्केला मीडिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई था। अब उसने क्या किया कि उन वाइब्रेशंस को इसने नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर दिया। इसका मकसद ये होगा कि ये जो है ये नर्व इम्पल्सिस जो है अब ये हेयर सेल्स के जो है ना हेयर सेल्स के उसमें की मदद से जो है ना ये मूवमेंट करेंगी और ये ब्रेन तक पहुंचेंगी। और ब्रेन जो है यानी कि इसने साउंड प्रोड्यूस की, जब ये वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देगा तो वो जो है साउंड उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये इन नर्व इम्पल्सिस को जो है ना वो ब्रेन की तरफ भेजते हैं और ब्रेन जो है वो फिर उनको कॉम्प्रिहेंशन देता है। यानी कि अगर हमारे पास ये नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट ना हो तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी लेकिन वर्ड्स की हमें समझ नहीं आएगी। जिस तरह मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ तो आप जो सुन रहे हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वो नर्व इम्पल्सिस में ऑर्गन ऑफ कोटाई ने उसको कन्वर्ट किया है और वो ब्रेन तक गया है और ब्रेन आपके लिए उस नर्व इम्पल्सिस को जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन उसको जो है ना वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई में बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, स्पॉटिंग सेल्स, जो कि इनकी मूवमेंट में और इनकी कन्वर्जन में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो है बेसिकली हमारे पास साउंड की फिजियोलॉजी है कि एक साउंड जो है वो किस तरीके से जो है एयर के तीनों स्ट्रक्चर्स में पहुंचकर जो है ना ये किस तरीके से जो है ना वो हमें साउंड की प्रोडक्शन देती है। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक समरी टाइप भी है, जो कि इस डायग्राम में आपको पूरा जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा है तो उसमें आपको एक समरी मिल जाएगी, जिसमें आउटर एयर के बारे में हमने पढ़ा कि इसने साउंड वेव को जो है ना वो रिसीव किया। उसने मिडल एयर के अंदर जो है वो हमारे पास 3 बोन्स थे, हैमर, एनविल और इनकस। इन्होंने ट्रांसमिशन और साउंड किया। जब ये जो है स्टेप्स बोन की तरफ यानी कि इनके तड़ बोन की जब आया तो इसने क्या किया कि इसने बेसिकली इन साउंड को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद ये जो है इंटरनल एयर तक पहुंचते हैं। वहां से ये कॉक्लियर डक्ट के थ्रू जो है कोक्लिया के अंदर जाते हैं एंड वहां पर हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन और ये स्केला वेस्टिबुला ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये कोक्लिया तक पहुंचती है। पहले पेरिलिम्फ को, जो कि बोनी लिब्रेनिन का फ्लूइड है, उसको क्रॉस करती हैं। देन मेम्ब्रेनस लिब्रेनिन को क्रॉस करती है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है इंडोलिम्फ है। और उस इंडोलिम्फ में जो है ना हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है, कोक्लिया का मेन हिस्सा है, उसके मिडल रीजन के अंदर है। उस रीजन के अकॉर्डिंग वो वहां पर जाती हैं। वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो उनको ब्रेन की तरफ भेजती हैं, नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके ब्रेन की तरफ भेज देती हैं और वहां से ब्रेन उनको उस साउंड को जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो है ना ये जो अभी हमने ये वाला जितना भी डायग्राम है जो कि मैंने आपके साथ पहले जो है ना वो वर्बली एक्सप्लेन किया है, अब इसको मैंने जो है स्लाइड्स की शक्ल में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को डायग्राम की समझ ना आ जाए तो फिर वो इन स्लाइड को भी याद कर सकता है। तो बेसिकली साउंड वेव जो है वो आउटर एयर के अंदर इंटर होती है, ऑडिटरी कैनाल के अकॉर्डिंग जो है ये एयर ड्रम तक पहुंचती है वाइब्रेशन करती हुई। सही है। वो जो वाइब्रेशन होती हैं वो
मिडल एयर के तीनों बोन्स से गुजरने के बाद जो है वो स्टेप्स के बाद ओवल विंडो तक ट्रांसमिट होती है बाय द बोन ऑफ स्टेप्स, ठीक है, जो हमारे पास थर्ड बोन था। तो जब ये ओवल विंडो के थ्रू जो है वो इनर एयर पर जाती है तो वहां से ये जो है कोक्लिया के अंदर जो है वो मूव करती है। पहले इंडोलिम्फ जो है पेरिलिम्फ के साथ उसका ताल्लुक आता है, फिर उसके बाद इंडोलिम्फ के साथ उसका जो है ना वो ताल्लुक आता है। वो क्या करेगा कि वो उन हेयर सेल्स की मदद से जो है उस वाइब्रेशनल साउंड को ऑर्गन ऑफ कोटाई तक ले जाएगा, जो कि बेसिकली वेस्टिब्यो कोक्युलर नर्व 8 नर्व, ये जो है ना हमने फर्स्ट स्लाइड पर ही पढ़े थे कि ये जो है एयर को सप्लाई करती है। तो ये जो सप्लाई है ये ऑर्गन ऑफ कोटाई की तरफ जाता है। तब ये क्या करेंगी, अब यहाँ पर नर्व सप्लाई है तो बेसिकली ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है उन वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके उनको ब्रेन की तरफ भेज देगा, और फिर ब्रेन जो है उस साउंड को रिकॉग्नाइज करेगी और अंडरस्टैंड करेगी, मतलब कि हमें उस साउंड के लिए कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर हम हेयरिंग एंड बैलेंस की फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे पास अभी ये एक तरह से आप लोगों के लिए समरी है। आई होप आपको पिछले जो स्लाइड्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगी, तो ये मैं आपको एज अ समरी जो है वो दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल ज़ुबानी याद हो जाए। तो जो हमारे पास हेयरिंग में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हैं एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड कॉक्लिया ऑफ द इनर एयर जो है वो हेयरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल, एट्रिकल एंड सिक्यूल, जो कि मैंने आपको कहा कि एट्रिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कंट्रोल करेगा एंड सिक्यूल वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द इनर एयर। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड में जो है ना वो अहम किरदार अदा करते हैं दोनों, यानी कि जो हेयरिंग है या इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास जो है ये रिलाई करते हैं जो कि हमारे पास एयर के जो है ना हेयर सेल्स हैं जो कि हमारे पास उसको मूवमेंट कराते हैं, चाहे वो आउटर में है, मिडल में है या इनर ईयर में है। इसके अलावा जो है और दूसरा स्ट्रक्चर है यानी कि दूसरे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, वो है ऑटोकोनिया। ये ऑटोकोनिया जो है ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, जो कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। हमारे पास एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो है हेयर सेल्स के साथ बेंड होते हुए हेड की जो मूवमेंट है उसमें मदद करते हैं। हेड की मूवमेंट जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो हेड की पोजीशन है या चाहे वो बैलेंस है, यानी कि ये दोनों हेयरिंग एंड बैलेंस दोनों में जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये हेयर सेल और ऑटोकोनिया ये हमारे पास दोनों ऐसे रिसेप्टर्स है जो कि एयर जो है वो अपने दोनों मेन फंक्शंस के लिए जो है ना वो इन पे डिपेंड करेंगे, इन पे रिलाई करेंगे। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने गौर से सुना, और जो भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।